स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DT फिल्म्स यानी ड्रीम ट्रेडर्स फिल्म्स। हमें जिस तरीके से आपका प्यार, आपका दुलार और आपका आशीर्वाद मिला है पिछले 2 एपिसोड्स में पंचायत पर बैठ की, जिसमें हमने पंचायत सीजन 1, 2, 3 और उसके कुछ अनछुए पहलुओं पर बात की। तो शुरू करते हैं पंचायत पर बैठ की, बात बहस बकवास बिना किसी जज्बात के। तो आज मैं वेलकम करता हूं अपने 2 गेस्ट जो हमारे प्यारे बल्ली सर हैं और रेणुजा आनंद सर हैं। आप लोगों का स्वागत है सर। और कैसा लगा आप लोग को पिछले 2 एपिसोड्स के जो रिएक्शंस मिले हैं ऑडियंस का हमारे, आपने उसको देखा? हाँ, मैंने देखा है, रिएक्शंस मैंने भी देखा जी। बहुत वे में अच्छी बात है कि लोगों ने फीडबैक दिया कि हमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ें सुधारनी है। राइट। बल्ली सर आप हमने भी देखा, बहुत लोग अच्छे मैसेज भी आए हैं। कुछ लोगों ने मतलब कुछ कमियों को उजागर किया है, वो भी सही है उनके नज़रिए से। ठीक है, हमें सही करना हमारा काम है, हम आगे उस पर ध्यान रखेंगे, लेकिन बाकी ओवरऑल लोगों का प्यार अच्छा मिला है। वाह। तो मैं एक बार फिर से जो जनता जनार्दन है, हमारी प्यारी ऑडियंस है, उनकी बातों को सर आंखों पर रखते हुए, उनके आदेश को मानते हुए आज की पंचायत पर बैठ की बात बहस बकवास बिना किसी जज्बात के में शुरुआत करते हैं। सर, हम आज के बैठकी में हम पंचायत सीजन 3 के उन छोटे छोटे किरदार जिन्होंने दर्शकों पे बहुत गहरी छाप छोड़ी है, बताइए 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 भला। उनके किरदार के बारे में बात करेंगे इस सीरीज़ में, और साथ ही उनके जो निजी अनुभव हैं, जो उनकी रंग यात्रा है, जो उनका संघर्ष के दिन है, स्ट्रगल्स को भी हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और उनके उन अनछुए पहलुओं को जो लोगों को कम जानकारी है, जो अब तो काफ़ी चीज़ें बाहर आ गई हैं, लेकिन हम लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक ख़ास वजह है। हम चाहते हैं, चूँकि हम एक प्रोडक्शन हाउस हैं और हमारे साथ कई नए प्रतिभाएं जुड़ती हैं और सबों का सपना होता है मुंबई पहुंचना, तो मुंबई की जो यात्रा है वो जितना देखने सुनने में आकर्षित करती है उतना आसान होती नहीं है। तो इन तमाम एक्टर्स ने हमें बहुत ही अपने अनुभवों से समझाने की कोशिश की है, वो बातें शेयर की हैं जिससे जो नए अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं और जो अपकमिंग एक्टर्स हैं या जो दूसरे क्षेत्र में एडिटर्स हैं, वो कैसे मुंबई की नगरी को साध सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। तो हम उनकी बातों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बल्ली सर से ये जानना चाहूँगा कि पंचायत सीज़न 3 या उसके पहले भी जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जिसमें, उसमें सबसे ज़्यादा आपको किसने प्रभावित किया है? ये देखा जाए तो मतलब ट्रेलर में विकास आपका ऑफिस सहायक। विकास का रोल है, वो भी बहुत प्रभावित किया है, जी। क्योंकि उसने अपने घर से लेके कामकाज को भी उसमें दर्शाया है। और उसके अगर देखा जाए तो उसके रियल लाइफ में भी वैसे ही है। उन्होंने शुरू से भी उसका वो था कि हमें एक्टिंग लाइन में जाना है, तो शुरू से प्रयास किया उन्होंने। शायद IMC से उसने क्वालिफाइड करके पास आउट हो गए। बेसिकली जैसे विकास का कैरेक्टर है जी, वो बिहार से बिलोंग करता है। उसके जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी शायद बताया था कि उसके शौ वाली जो दिक्कत है, जो एक बिहारी स्टीरियोटिपिकल प्रॉब्लम लोग मानते हैं कि रौड़ा वाली दिक्कत, तो उस चीज़ों को इसमें उसने प्रॉपरली दिखाया है कि जैसे अभिषेक, नाम अभिषेक है पर अभिषेक कर रहे हैं वो हर जगह। अभिषेक सर, आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं। एक तो मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक नहीं। सड़क को सड़क बोल रहे हैं या कुछ वैसे कर रहे हैं, तो वो डायलेक्ट उन्होंने, वो उनके एक्सपीरियंस से ही आया है, बट वो डायलेक्ट उन्होंने बखूबी निभाया है। वो चीज़ें इन्होंने प्रॉपरली की है जी। जो हमारे अपकमिंग एक्टर्स हैं जो बॉम्बे की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए एक सबसे अहम बात यह है कि कहीं ना कहीं हम तमाम लोग जब अपने गांव से, अपने घर से उठकर शहरों में आते हैं, तो हम अपने कमियों को ज़्यादा देखने लगते हैं कि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती है, हमारे अंदर वो अपना एक डायलेक्ट आ रहा है। तो आपको उससे छुपाने की या वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक एक्टर के तौर पे ये मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो शुद्ध, जो वर्तनी है, जो शुद्धियाँ हैं, जो डिक्शन है, डिक्शन पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जो ये फिल्म का संसार है, जो कंटेंट की नगरी है, वो इतना विशाल हो चुका है OTT के आने के बाद से, और इंटरनेशनल मार्केट जो खुल चुका है, उसमें हर एक
डायलेक्ट के लिए, हर एक रंग के लिए, हर एक किरदार के लिए उसको इसमें स्कोप है, जगह है। तो आप अपनी जो ओरिजिनलिटी है, जो रियल आपका जो स्वरूप है, आप उसको बरकरार रखते हुए आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। विकास किरदार के बारे में और चंदन राय के बारे में बहुत ही मज़ेदार बातें तो आ रही हैं। अब जब विकास का जिक्र हुआ है तो प्रहलाद चाचा का तो जिक्र आना लाजमी है। अभी गुंडे चालू कहाँ की है? देखिए, प्रहलाद चाचा का कैरेक्टर देखा जाए तो उन्होंने हर फॉर्मेट को एंजॉय किया है। जैसे आप देखेंगे तो जहाँ उनकी जरूरत गंभीर रूप से है, उन्होंने वहाँ गंभीर का रूप किया, मतलब एज मतलब पोजीशन, ताकत, जैसे भी बलवान, जैसा उनका मतलब है कि यहाँ में खड़े होना है वहाँ खड़े डट के खड़े भी हैं। जहाँ इमोशन होना है, जैसे आप दादी अम्मा को जब समझा रहे हैं वहाँ भी एक इमोशन उनको दिखता है, बिल्कुल टच। सोना दे के कोई ईट पत्थर खरीदता है काम में। या उनके बेटे के जो डेथ के बाद जो भी हुए, एक उनके पास साफनेस, वो भी चीज़ कामनेस दिखती है कि हाँ। रेणुजा आनंद सर, प्रहलाद चाचा के बारे में या फैजल मलिक साहब के बारे में कुछ आप जोड़ना चाहेंगे इसमें? तो फैजल मलिक ऐसे तो हैं, वो पुराने एक्टर हैं। हाँ। उन्होंने थिएटर भी किया है और बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, वो एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं, उनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रोड्यूस करने के साथ साथ अपने एक्टिंग का जो उनका मेन है, सीधा मुद्दे पे आओ, क्या हुआ है? मुझे एक्टिंग करना है, जो उनका मेन गोल है, वो उसको भी परस्यू कर रहे हैं साथ ही साथ। और इन्हें बहुत दिनों के बाद एक ऐसी सीरीज मिली जिनसे पब्लिक उन्हें जानने लगे, अब जानने लगे बहुत प्रॉपर वे में। उन्होंने पहले बहुत सारे फिल्मों में भी काम किया है, सीरीज में भी काम किया है, बट हाँ, लोग उतने अच्छे से नहीं जानते थे। वो गैंग्स ऑफ वसेपुर में पुलिस वाले थे, जहाँ पे वो जो कसाई खाना होता है वहाँ पे आते हैं वो कि एक उंगली ले जाएं सबूत के लिए, तो वो वाले सीन पे भी हैं वो। हाँ, अगर प्रहलाद चाचा की बातें हो गई हैं, विकास की बातें हो गई है, तो उनके जो मेन ओपोनेंट है बनराकस। प्रधान बनने के बाद सबसे पहले यहाँ का बैठकी बंद करवाएंगे। भूषण जी के बारे में सर आप कुछ हमें बताएं। इन लोगों का एक ग्रुप है, जिस प्रधान के साथ जो भी लोग हैं। हाँ, देखिए, आप प्रधान जैसे दिखाएगा, पॉलिटिकल लाइन को दिखाएगा, जो इनिशियल स्टेज का जो डेमोक्रेसी का अपना स्टेज है, पंचायत, उसको दिखाया गया है। हाँ। तो जैसे ये पोजीशन में है, उसके अपोजिशन में वो बैठे हुए हैं भूषण जी। देखिए, और जब तक अपोजिशन तगड़ा ना हो, हमने देखा भी, अपोजिशन तगड़ा ना हो, पोजीशन अपनी मनमानी करती है, ताकि उनको आगे प्रधान बनना है। गांव को आपके जैसा मतलबी नेता नहीं, एक दूरदर्शी नेता चाहिए। अब चीजें जो चल रही है, अगर अच्छे के अच्छे बोलते रहेंगे तो प्रधान तो बनने से रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसमें जो भी अच्छा चीज तो हो ही रहा होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हो रहा है। लेकिन उसमें से भी छोटी छोटी चीजें निकालते हैं, इनको हाईलाइट करते हैं, ताकि इनको लगे कि हाँ, हम अगर प्रधान बनते हैं तो इस सारी चीजें सॉर्ट आउट जल्दी हो जाएंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उनका पोजीशन का जो तगड़ा रोल निभाया उन्होंने, बहुत पूरे बताओ। भूषण या जो बनराकस जितना इंटरेस्टिंग नहीं हो, हाँ, तो फिर ये कहानी आगे बढ़ेगी ही नहीं। ये कहाँ नौटंकी है भाई, इधर देखिए तू जाके। दुर्गेश कुमार, हाँ, दुर्गेश कुमार उनका नाम है। जितने आज जो जिस मुकाम पे है ये किरदार, या जो ये एक्टर जो हम सब लोग बात कर रहे हैं, तमाम लोग बात कर रहे हैं, बट उनकी पीछे की जो जर्नी है वो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत कुछ सीखने को है। जो दुर्गेश कुमार हैं, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में आप हमें बताएं हमारे दर्शकों को। तो जैसा कि मैंने भी पढ़ा और देखा है उनके इंटरव्यूज़ और बाकी, तो उन्होंने जैसे अपने बारे में बताया कि वो पहले एसआरसी में ट्रेनिंग किया उन्होंने कुछ दिनों तक। एसआरसी श्री राम सेंटर मंडी हाउस पे जो है दिल्ली में, उसमें ट्रेनिंग किया कुछ दिनों तक। फिर उन्होंने 3 बार ट्राई भी किया एनएसडी में एडमिशन लेने का, अटेम्प्ट किया 3 बार, नहीं हो पाया। चौथी बार जब उन्होंने ट्राई किया, उनका हुआ वहाँ पे, चौथी बार में जाके निकला, एनएसडी ख़त्म हुआ, वहाँ के रेपेटरी में जॉब मिला उन्हें। फिर वहाँ पे जॉब करते करते उन्हें हाईवे में अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, हाईवे मूवी जो आई थी इम्तियाज़ अली की, तो उसमें उन्होंने काम किया। बट वो एक तरीके से उनके करियर के लिए बहुत अच्छा भी था, और एक
ड्रॉबैक भी रहा उनके लाइफ के लिए कि जब वो वहाँ वो जब शूट पे थे, शूट से वापस आए तो उन्हें रेपेटरी के जॉब से निकाल दिया गया था। वो डिप्रेशन के फेज़ में जाने लगे थे और उन्हें बीच में बहुत सारी उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स की, सीरीज़ वगैरह की, कुछ सॉफ्ट पॉर्न तक किया उन्होंने। हथौड़ा लाएगा क्योंकि वो डिप्रेशन के फेज़ में थे और वो अपने आप को काम में बिजी रखना चाहते थे, तो ये सारी चीज़ें कि उन्हें पंचायत का पहला सीज़न का एक सीन मिला था करने को, वो भी अपने डिप्रेशन के ही फेज़ में उन्होंने किया। सेकंड सीज़न भी पूरा उसमें निकाला। फिर उसके बाद कंसल्टेंसी ली, मेडिकेशन चल रहा उनका, बाकी चीज़ें हुई और ख़त्म हुआ उनका डिप्रेशन के फेज़ से, वो बाहर निकले। थर्ड सीज़न वो बहुत खुल के किया उन्होंने और वो थर्ड सीज़न में कहीं ना कहीं वो दिखता है, आप खुद ही देख लीजिए कि वो प्रॉपर खुल के आया एज अ कैरेक्टर। राइट। और दुर्गेश कुमार अपने एक इंटरव्यू में भी कहते हैं कि अगर आप एक्टर हैं और इस फील्ड में आप आना चाहते हैं तो आपको उस जो संघर्ष है, जो तकलीफ़ें हैं, उस मेंटली आपको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये बहुत ही इंस्पायरिंग एक बात वो कहते हैं कि अगर आपके पास अभी कष्ट का दिन चल रहे हैं या दुख के पल हैं तो कहीं न कहीं आप भगवान के करीब हैं, आप भगवान के बंदे हैं। तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको बस आगे निरंतर अपने आप को सुधार करते हुए आगे बढ़ते जाना है और आज न कल सफलता आपके कदम चुमेगी। जी बिल्कुल, बहुत इंस्पायरिंग है। और बनराकस को बनराकस बनाए रखने में जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है, तो हमारा नाम मत लीजिएगा, विनोद नाम है हमारा। और अशोक पाठक की पुरानी जिंदगी के बारे में मैं जानना चाहूंगा बली सर से, क्योंकि उनका और इनका कुछ एक कनेक्शन है कि हम भी सीवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो भी सीवान से उनके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं। शायद उनका जन्म तो आगे फरीदाबाद में हुआ था, बट उनके पेरेंट्स माइग्रेट होकर फरीदाबाद में आ गए थे। कॉलेज में गए, वहाँ से स्कूलिंग शिक्षा कॉलेज में गए तो उनकी एक्टिंग की एक्टिविटी शुरू हुई वहाँ से। फिर उन्होंने रात एक्टिविटी वहाँ से, फिर वो मुंबई उनको पहला ऐड पिज़्ज़ा का मिल गया था, डोमिनोज पिज़्ज़ा का मिला था जी। एक अच्छे खासे अमाउंट, मतलब 70,000 के हिसाब से मिला था उनको पर डे के सर। वो चाहते थे मेन लीड मिले उन्हें, बट उनका अपीयरेंस, उनकी शक्ल के वजह से उन्हें इंडस्ट्री में साइड कर दिया जाता था। गेट के पास खड़ो, पीछे जाओ। आओ हम भी, तुम भी यहाँ आओ, वही खड़े रहो। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग रोल है, जैसे सेकंड सीजन में उसे इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ, कुछ नहीं मैडम, हम विनोद। वो बीएनए में उन्होंने एडमिशन लिया। बीएनए के बाद वो आए और वहाँ हिसार के कई थिएटर ग्रुप्स में, कॉलेजेस में वो थिएटर कर रहे थे और उनके टीचर्स ने भी उनको बहुत मदद दी है। तो उन्होंने मदद दी और वहीं पे उनको फर्स्ट नाटक डायरेक्ट करने का 40,000 रुपया मिला था और वो 40,000 रुपया लेकर वो बम्बई प्रस्थान किया उन्होंने। और बॉम्बे पहुँच के विद इन 2 days उनको एक ऑडिशन आया पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा के ऐड का, उनको वो ऐड भी मिल गया। और इसके बाद से उनको बॉम्बे में कभी फाइनेंशियली कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्हें छोटे मोटे रोल, ऐड वगैरह मिलते रहे, वो काम करते रहे टाइप कास्ट होके भी, लेकिन वो कंफर्टेबल होके स्ट्रगल कर रहे। टाइप कास्टेड तो थे क्योंकि बॉलीवुड शक्ल खोजता है। आपको अगर एज अ हीरो दिखाना है तो हीरो वाली शक्ल खोजता है बॉलीवुड। बताइए ये कैसा भेदभाव है भैया? लेकिन एक मजेदार चीज़ ये है कि ये जो कैरेक्टर लिखा गया है, ये कैरेक्टर मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करता है, वो उस चीज़ में खुश है। वो जानता है कि जो सरकारी तरीका है काम होने का वो ऐसे ही खिंचते हुए जाएगा, इलेक्शन के टाइम पे ही होगा अगर होगा तो या फिर जब तक कोई ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा नहीं करे तब तक नहीं होगा काम। तो वो उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ से वो लड़ना ही नहीं चाहता। अशोक पाठक के बारे में एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि अभी तुरंत ही इसी कांस 2024 में उनकी एक शॉर्ट फिल्म है सिस्टर्स मिडनाइट। हाँ, सिस्टर्स मिडनाइट, जिसकी स्क्रीनिंग हुई है डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में और अशोक पाठक को वहाँ पे इनविटेशन भी मिला था और काफ़ी उनको तालियों से उनका स्वागत किया गया है। बहुत लंबे समय तक उनके परफॉर्मेंस को लेके, उसमें राधिका आप्टे उनकी को एक्टर भी थी। तो ये देखिए कि एक सीरीज़
एक सही चीज़ जब घटित होती है तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी घटित होनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए आपको निरंतर चलते रहना ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, तो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बिल्कुल नया सेगमेंट जिसमें हम आपसे पूछने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार सवाल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, और उसमें से जो सही सही जवाब देंगे उनको हम बुलाएंगे अपने शो पे। तो आज का मज़ेदार सवाल है महाराज फिल्म के लीड एक्टर के पिताजी का नाम, और जो भी बताएंगे इस सवाल का सही सही जवाब, उन टॉप 5 कमेंट्स में जो जवाब आएंगे उनकी हम एक निकालेंगे लॉटरी, और लॉटरी में जो सबसे पहले आएंगे उन्हें हम बनाएंगे अपना गेस्ट अपने शो पंचायत पर बैठ की बात बहस बकवास बिना किसी जज्बात के। और हाँ, आपको और एक बात और मैं बता दूं कि हमारा जो अगला एपिसोड है वो होने वाला है मिर्ज़ापुर सीज़न 3। तो बल्लू कुमार जिन्होंने माधव का किरदार निभाया है, जो बकरी चराते हैं, बकरी चराते हमारा बकरा है। हमको जब पता चला कि आपको मांस मछली बहुत पसंद है तो हम सोचे कि हम ही कुर्बानी दे देते हैं। वो इस पॉकेट में इस ग्रुप के जो बनराकस हैं दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक जी के साथ में, उसमें एक बल्लू कुमार भी है, वो भी हैं, और उनके बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि पटना से ताल्लुक है और उन्होंने पटना में रंगकर्म काफ़ी किया है, बहुत सारा काम किया है। तो वो बेसिकली नवादा से बिलोंग करते हैं। हाँ, और उनका कर्म भूमि या वर्क प्लेस बोल लीजिए, स्टार्टिंग का वो पटना रहा है जी। उन्होंने प्रेमचंद रंगशाला, कालिदास रंगालय, इसमें बहुत दिनों तक बहुत सारे प्लेस किए हैं। कुछ प्लेस मैंने भी इनके कुछ प्लेस देखे हैं। वाह। और दूरदर्शन में भी इन्होंने काम किया है। उनकी पहली फिल्म जब आई थी गुटर गुटरगू करके, तो वो भी बहुत क्रिटिकली एक्लेम फिल्म थी वो। जी जी जी। बहुत लोगों ने उसकी तारीफ की थी, उसकी बहुत बहुत चर्चा हुआ था उस फिल्म का। उसके बाद उन्हें धीरे धीरे और भी फिल्म्स में एक्टिंग का चांस मिलते गया, वो करते गए काम। सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। एक मेरा एक बहुत ही फेवरेट जो प्रिय किरदार है वो है अम्मा जी का। बताई बाबू, मन कुछ अंदर से अच्छा नहीं है। जिसको निभाया है आभा शर्मा जी ने, और आभा शर्मा जी के पिता तो बहुत सपोर्ट करते थे उनको, लेकिन माँ से थोड़ी उनके रिस्ट्रिक्शन थी। उनके गम्स में कुछ इन्फेक्शन हो गए थे जब वो 35 साल की थी। उनके सारे दांत झड़ गए जी। 45 साल की उम्र में उनकी बॉडी में कुछ डिसफंक्शन होना शुरू हुआ, उनके हाथ पांव शिवर करने लगे उसी उम्र से। तो उनका जो सपना था कि वो एक्ट करे, तो एक तरह से ये दो चीज़ें भी उनके लाइफ में एक बैरियर रहा उस टाइम पे कि इतने कम उम्र में ये सारी चीज़ें हो जाना। 35 साल की उम्र में वो बुढ़ी दिख रही हैं। तो वो जो चाहती थी वो उस तरीके से वो वहाँ पे उनका मन टूट गया फिल्मों को लेके, इंडस्ट्री को लेके। फिर जब वो 54 साल की हुई तब जाके कहीं उन्हें एक मौका मिला काम करने का। बस अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा। कह सकते हैं कि कभी कभी क्या, या अगर आप में हिम्मत हो, जज्बा हो, तो जो आपकी कमी भी है ना, वो भी आपकी सबसे नहीं खूबी बन सकती है। आपकी खूबी हो सकती है, खूबी हो सकती है। वो मकान के लिए जो वो लड़ाई लड़े, जो जद्दोजहद करती है, वो एक जो गांव में परिवार होता है ना, कि कहते हैं कि मूलधन से भी ज्यादा जो है वो सूद से लगा होता है। तो ये जो अम्मा है वो अपने पोते जगमोहन के घर दिलाने के लिए ये तमाम खेल रचती है और वो करती है। बस अंदर से मन अच्छा नहीं लगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बहुत ही मज़ेदार बातें की। इन तमाम छोटे किरदार जिन्होंने बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है, और उनकी हमने पृष्ठभूमि के बारे में बात किया है और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो हम अपने जितने भी अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं, जितने भी अपकमिंग एक्टर्स हैं जो बॉम्बे जाना चाहते हैं, जो बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा में या किसी दूसरे इंडस्ट्री में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो है कि एक आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए, एक पेशेंस होना चाहिए, एक लगातार जूझने का जज्बा होना चाहिए, और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने का वो एहसास भी होना चाहिए कि आपको रुकना नहीं है। सफलता असफलता को आप हमेशा दरकिनार करते हुए हमेशा सतत आगे बढ़ते रहना है। तो इन तमाम बातें हैं।
मैं आखिर में एक पर्सनल फेवर ये आपसे लेना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल के लिए एक अपील कर दें। हमारे चैनल ड्रीम ट्रेडर्स फिल्म्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम ऐसे ही कंटेंट लेके आते रहेंगे आपके पास। जी बल्ले सर, आप प्लीज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि हमारी बात बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। जी, और इसी तरह से हम चाहेंगे कि आप हमें देखें, हमें सराहें, हमें आप कमेंट करें, हमारे फीडबैक दें, हम निरंतर कोशिश करेंगे। और आखिर में मैं अपने स्पॉन्सर, हमारे शो के स्पॉन्सर फ्यूटेक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको थैंक्स करना चाहूँगा। और फ्यूटेक के लिए चीयर्स।